अरे अम्मा, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये खीर जो आपको बहुत पसंद है। अरे रजनी बिटिया, तू मेरा इतना ध्यान रखती है। मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी कोई बेटी नहीं है। अम्मा, आप तो मेरी माँ जैसी हो। आपको खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस भगवान आपको हमेशा खुश रखे और आपको लंबी उम्र दे। नहीं नहीं बिटिया, लंबी उम्र की तो अब कामना मैं कर ही नहीं सकती हूँ। इतने दिन बच्चों के बिना रहकर तो मुझे लगा कि इससे अच्छा तो मुझे मौत आ जाती, लेकिन ये दुख नहीं आता कभी। मैं समझ सकती हूँ आपका दुख अम्मा, लेकिन कोई बात नहीं। हम सब है ना आपका ख्याल रखने के लिए। हाँ, गांव के लोगों ने कभी मुझे अकेला या पराया महसूस होने ही नहीं दिया, और मैं भी सभी को बहुत प्यार करती हूँ। और जब अपने ही अपने नहीं हुए तो परायों ने ही साथ निभाया। अच्छा चलो अम्मा, मैं चलती हूँ, मुझे घर में बहुत सारे काम हैं। अरे बिटिया, ये बर्फी तो लेती जा बच्चों के लिए। अम्मा, जब से मैं आपको देख रही हूँ तब से आप ये नारियल बर्फी ही बना के बांटती हो। इसके पीछे कोई राज है क्या? अरे नहीं नहीं, बस इसे बांट कर मुझे खुशी मिलती है। करुणा अकेले तो रहा करती, लेकिन गांव वाले करुणा को ये कभी महसूस नहीं होने देते कि वो अकेली है। हर कोई करुणा की बहुत इज्जत करता था। एक रोज गांव की ही शीला देर शाम करुणा के पास जाती है। अरे अम्मा, कैसी हो आप? क्या बात है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा अच्छा, तो ये आपके हाथों की स्वादिष्ट नारियल की बर्फी की खुशबू है। हाँ हाँ, वही बनाई है। और शीला, क्या बात है, आज कैसे आना हुआ इस बुढ़िया के दरवाजे पर? अरे अम्मा, बस घूमते हुए आ गई। आप तो जानती हैं, इनका काम छूट गया और कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा और क्या ही होगा। कैसे छूट गया कमलेश का काम? जरूर पी कर गाली गलौज की होगी मालिक के साथ। उसे तू समझाती क्यों नहीं है? अरे अम्मा, समझाती तो हूँ। अगर वो समझते तो ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते मुझे, और ना ही आज खाने तक की आफत आती। देख शीला, तू भी जानती है कि तेरा पति जितना कमाता है उतना तो वो पैसे दारू में उड़ा देता है। और अब तो तेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तेरी तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। अम्मा, तभी तो मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ। आप जरा मुझे अपने हाथों की नारियल की बर्फी बनाना सिखा देती। मैं उन्हें बेचकर अपनी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेती। देख शीला, तू भी जानती है कि ये बर्फी मैं बहुत समय से बांटती आ रही हूँ, और बच्चे भी मेरी नारियल की बर्फी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो मैं ज्यादा महंगा नहीं बेचूंगी अम्मा, और जिसके पास पैसे नहीं होंगे ना, उन्हें मैं फ्री में दे दिया करूंगी। तू और कोई काम कर ले, मेरे बच्चों का दिल दुखाने वाले काम न कर बस। शीला बहुत कोशिश करती है कि करुणा उसे नारियल बर्फी बनाना सिखा दे, लेकिन करुणा नहीं चाहती थी। जो नारियल बर्फी वो इतने दिनों से बनाकर बच्चों को बांटती आई है, कोई और उसे बनाकर पैसे में बेचे। अब शीला घर आती है और अपने पति कमलेश से कहती है, अरे वो बुढ़िया मेरे किसी चाल में नहीं आने वाली। मैंने कितना भी कह लिया, लेकिन वो है कि आई नहीं मेरी बातों में, बल्कि कहने लगी कि कोई और काम कर ले। कोई और काम करे? क्यों कोई और काम करे? ये काम बता देगी तो क्या चला जाएगा? वैसे भी एक पाँव कब्र में है और दूसरा केले के छिलके पे। अच्छा ये बताओ, तुमने उसे बताया कि तुम्हारे बेवड़े पति का काम छूट गया है? अरे मैंने तो सब कह दिया उसे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। लगता है मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अब तुम ही उस बुढ़िया के फ्री का नारियल का धंधा बंद करवा सकती हो। शीला चाहती थी कि वो करुणा से नारियल बर्फी बनाना सीखकर उसे गांव में ही बेचे, क्योंकि करुणा के हाथों की नारियल बर्फी का स्वाद हर किसी की ज़बान पर चढ़ गया था। और ऐसे में शीला वो नारियल बर्फी बनाती तो गांव में हर कोई उसे खरीदेगा। लेकिन करुणा बर्फी कैसे बनाते हैं ये बताने से शीला को मना कर देती है। गोलू, गोलू, क्या हुआ तुझे? मेरे लाल, क्या हुआ तुझे? अरे इसके हाथ पैर तो ठंडे हो रहे हैं। अरे रजनी, क्या हो गया गोलू को? इसके तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं।
जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। सुबह तक तो ये ठीक था, स्कूल से आया, अच्छा भला खेल रहा था। नारियल बर्फी खाने के बाद ही पता नहीं इसको क्या हो गया। अब जल्दी में गोलू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर गोलू को दवाई देते हैं और फिर उसे घर वापस लाया जाता है। गोलू बेटा, क्या खा लिया था जो तेरी इतनी तबीयत खराब हो गई? सच सच बता, क्या खाया था? स्कूल में किसी ने तुझे कुछ खिलाया था क्या? नहीं माँ नहीं, स्कूल में ना मैंने वही खाना खाया जो आपने ना लंच में पैक करके दिया था। और स्कूल से आने के बाद हम सभी बच्चे ना अम्मा के घर गए, अम्मा से ना नारियल की बर्फी लेने, लेकिन हमें ना किसी और आंटी ने ना दिया नारियल की बर्फी और उस आंटी ने ना मुंह ढका हुआ था। और माँ आपको पता है, जैसे ही हम लोगों ने खाया ना तो मुझे और रोहित को चक्कर आने लग गए। किसी औरत ने तुझे नारियल बर्फी दी और वो अम्मा नहीं थी, ये तुझे पता है ना? माँ वो ना अम्मा नहीं हो सकती, क्योंकि अम्मा कभी भी अपना मुंह नहीं ढकती है। हाँ, वो ना शीला काकी हो सकती है, क्योंकि शीला काकी की तरह ना वो भी लंबी थी। अम्मा नहीं थी, लग तो वो शीला की तरह ही रही थी। इसके बारे में मुझे पता तो लगाना ही होगा। आखिर कौन था जो मेरे बच्चे को नारियल बर्फी देकर गया, वो भी अम्मा की जगह? रजनी अब करुणा के घर जाती है और वो देखते हैं कि करुणा खाट पर लेटी हुई है और खांस रही है। अम्मा, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ आपको? अरे बेटी, क्या बताऊं, 2 दिन से इसी पर पड़ी हुई हूँ। मुझ में तो उठने की हिम्मत भी नहीं है और ना ही 2 दिन से बच्चों को नारियल की बर्फी बांटी। इसका मतलब उस औरत को भी पता है कि आप बिस्तर में पड़ी हो और बीमार हो। किसकी बात कर रही है तू बेटी? पहले तो रजनी डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर भी करुणा को दवाई दे देते हैं। उसके बाद रजनी करुणा को सब बताती है। लेकिन ये कौन कर सकता है, जबकि तुझे पता है कि गांव में मुझसे किसी की इतनी दुश्मनी भी नहीं है। वो मुझे बदनाम करने के लिए बच्चों को बीमार होने वाली बर्फी बांटे। गोलू कह रहा था वो औरत शीला की तरह लंबी थी, कहीं वो वही तो नहीं? अरे हाँ, वही होगी, क्योंकि वो कुछ दिनों पहले मेरे घर आई और मुझसे कह रही थी कि मेरे पति का काम छूट गया है, मुझे नारियल की बर्फी बनाना बता दो ताकि मैं अपने घर के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकूं। अम्मा, आपको पता नहीं है, आपके 2 दिन नारियल ना बांटने का फायदा उस शीला ने उठाया है और सभी बच्चों को नारियल बर्फी में ना जाने क्या मिलाकर खिलाया है, जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। और तो और मेरा गोलू भी बेहोश हो गया था। ये तू क्या कह रही है बिटिया? रुक, अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। ये सब तो मुझे बदनाम करने के लिए कर रही थी। जब रजनी और करुणा शीला के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि शीला नारियल बर्फी बना रही है। अरे आप दोनों यहाँ? अम्मा, मुझे बोल दिया होता, मैं खुद ही मिलने चली आती आपसे। वो सब छोड़ तू, ये बता कि नारियल बर्फी बना रही है ना तू, और इसे तू बच्चों को खिला रही है ताकि बच्चे बीमार हो जाए, सारा इल्जाम अम्मा के ऊपर आ जाए। अरे नहीं, ये तो मैं घर के लिए बना रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। रजनी, तू मुझे गलत समझ रही है। तू जानती है ना कि अगर मैंने गांव वालों को एक बार कहा कि गांव में कुछ दिनों से शीला जहरीले और नशीली बर्फी बांट रही है, तो वो तेरा क्या करेंगे? तुझे मुझसे दुश्मनी है तो तू दुश्मनी मुझसे निकाल। बच्चों ने तेरा क्या ही बिगाड़ा है? कुछ भी तो नहीं, बल्कि मैंने जो सब किया है ना, आपको बदनाम करने के लिए किया है। इतना भी नारियल की बर्फी का क्या गुमान जो आपने मुझे नारियल की बर्फी बनाना नहीं बताया। तुझे पता भी है ये नारियल की बर्फी इतने समय से क्यों बनती है और मैं बांटती क्यों हूँ? ये मेरे छोटे बेटे को बहुत पसंद है और मैं रोज अपने बच्चे की राह देखती हूँ, और जब शाम हो जाती है तो उस नारियल की बर्फी को बांट देती हूँ बच्चों में, और बच्चे भी अब मेरे हाथों की नारियल की बर्फी का इंतजार करते हैं। मुझे माफ कर दो अम्मा, मैं अपने पति की बातों में आ गई थी, बल्कि आप अपने बच्चों के लिए जितना दुख झेल रही हो
उतना दुख तो कोई दूसरा झेल भी नहीं सकता है। करुणा जो नारियल बर्फी बनाया करती वो उसके बेटे को पसंद था, जिसके इंतजार में करुणा बर्फी बनाया करती थी। लेकिन हर दिन करुणा अपनी उम्मीद को कम नहीं होने देती और जब शाम ढल जाया करती तो वो नारियल बर्फी को बच्चों में बांट दिया करती थी। गौरी बहुत ही सुशील और नर्म स्वभाव की लड़की थी। घर के सारे काम करने में वो सर्वोपरि थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी प्रेरणा और पापा अनुराग रहा करते थे, जिन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही नाज और प्यार से बड़ा किया था। ऐसे ही एक सुबह वो नहाकर पूजा करती है और फिर रसोई में चाय बनाने जाती है। चाय बनाने के बाद वो अपने हाथों में चाय नाश्ते की ट्रे लिए अपने मम्मी पापा के कमरे में पहुंच जाती है और बोलती है, मम्मी पापा उठिए, सुबह के 7 बज रहे हैं। चलिए माँ, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? और पापा उठिए आप भी, वरना आज आपको चाय नहीं मिलेगी। अरे गौरी बेटा उठ तो गया, ला मेरी चाय ले। नो, पहले फ्रेश हो जाइए आप। ओहो मम्मी, आप भी ना अभी तक नहीं उठी है। पापा आप ही जगाओ इनको। अभी जगाता हूँ तुम्हारी मम्मी को, देखो कैसे। अनुराग चाय का कप लेकर उसमें प्रेरणा की उंगली डुबो देता है और ऐसा करने से वो तुरंत उठ जाती है, जिसके बाद वो अनुराग से झगड़ा करने लगती है। गौरी उनकी एक क्यूट सी नोकझोंक देखकर अपने कमरे में चली जाती है और फोन चलाने लगती है। कुछ ही देर के बाद प्रेरणा हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाती है। समय गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन प्रेरणा को एक बहुत ही अच्छे घर से गौरी के लिए मिहिर नाम के लड़के का रिश्ता आता है और वो अनुराग को इसके बारे में बताकर अगले दिन मिहिर और उसके परिवार वालों को अपने घर बुला लेती है। प्रेरणा और अनुराग उन सभी का स्वागत करते हैं, तो वहीं गौरी हाथों में चाय नाश्ता लेकर उनके पास आती है। और बताइए रमा बहन, आपके घर में कितने सदस्य हैं? जी मैं हूँ और मेरी 2 बहुएं आकांक्षा और काजल, साथ में मेरे 2 बड़े बेटे, बड़ा वाला विकास और दूसरा वनराज, और तीसरा बेटा मिहिर रहता है। अच्छा, तो आप लाए नहीं उनमें से किसी को भी? जी नहीं, उन सबको तो कुछ काम था घर पर, इसीलिए बस मिहिर को अपने साथ लाई हूँ। रमा भी गौरी से कुछ सवाल करती है, जिसमें वो अच्छे तरीके से पास हो जाती है और दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। और 4 दिनों के बाद शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो जाता है। रमा गौरी का गृह प्रवेश करवाती है, दोनों को उनके कमरे में अकेला छोड़ देती है, जहां कुछ देर के बाद मिहिर गौरी का घूंघट उठाता है और उसे एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट भी देता है और दोनों अपने प्यार भरे लम्हे को एंजॉय करते हैं। वक्त ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन रसोई में उसकी बड़ी जेठानी उससे बोलती है, देवरानी जी, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझसे या काजल किसी से भी पूछ लेना। ठीक है जेठानी जी। अच्छा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो अच्छे से खाना बनाना। जी जेठानी जी। गौरी खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर के बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जिसे खाने के बाद रमा कहती है, अरे वाह बहू, खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। हाँ गौरी, बहुत अच्छा है। शुक्रिया भैया जी। अरे देवरानी जी, मुझे भी और खीर दीजिए ना। जी भाभी। गौरी उसे खीर परोसती है और सभी गौरी को शगुन में कुछ न कुछ देते हैं। रमा उसके खाने की बहुत तारीफ करती है और उसे साथ में सोने का सेट देती है, जिस बात से उसकी दोनों जेठानियाँ चिढ़ जाती हैं और कमरे में जाकर एक दूसरे से बातें करते हुए बोलती हैं, देख रही है काजल, कैसे हमारी सास उसके आते ही सारा प्यार और गहने बस उसी पे लुटाई जा रही है। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। हमारी पहली रसोई में तो इन्होंने 2 रुपए का सिक्का हमारे हाथ में रख के कहा था, बहू सगुन चाहे कैसा भी हो वो आशीर्वाद होता है, और आज देखो इसे सोने का हार दे रही है। हाँ काजल, कहीं ये नई देवरानी हमारी जगह ना छीन ले हमसे। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। शाम को ऑफिस से रमा के तीनों बेटे आ जाते हैं और गौरी उनके लिए पानी लेकर जाती है। तभी मिहिर उसके कान के पास आकर प्यार से कहता है, गौरी, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से रूम में आ जाना, ओके? मुश्किल है, खाना भी बनाना है। मैं नहीं जानता, अभी आओ। दूर खड़ी उसकी दोनों जेठानियाँ ये बात सुन लेती हैं और जैसे ही रसोई में गौरी आती है तब
मम्मी, मेरे पैर में चोट लग गई। अरे काजल, अरे देखना मुझे चोट लग गई। इस चोट को भी अभी लगना था क्या? अरे मुझे कमरे तक तो छोड़ दे काजल। जी दीदी। जेठानी जी, कैसे लग गई आपको? मैं आपके बाम लगा दूं? अरे नहीं नहीं गौरी, बाम तो मेरे काजल भी लगा देगी। अरे मैंने कोई खाने की तैयारी भी नहीं करी और ना ही काजल ने करी है, और सबको भूख लग रही है, तो प्लीज तुम खाना बना दो। गौरी रसोई में एक तरफ जल्दी जल्दी रोटियां बनाती है तो वहीं दूसरी तरफ सब्जी बनाती है। कुछ देर के बाद सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है और जल्दी से सभी के लिए टेबल पर खाना लगाती है और सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। कुछ देर के बाद मिहिर और गौरी अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां वो दोनों ही बहुत रोमांटिक मूड में होते हैं। मिहिर उसे एक गिफ्ट देता है जिसमें बहुत ही ज्यादा सुंदर कान के झुमके होते हैं और मिहिर उसके बालों में गजरा लगाकर कहता है, गौरी, मेरा गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? मीर जी, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू। बट मैं तुमसे गुस्सा हूँ, बहुत वेट कराया तुमने। मीर जी सॉरी ना, काम था, जेठानी जी के पैर में लगी थी, इसलिए सारा काम मुझे ही देखना पड़ा। मीर जी, आई लव यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। आई लव यू टू मेरी जान। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और एक दिन रमा अपनी बहन के घर उससे मिलने चली जाती है और मिहिर अपनी काबिलियत के दम पर अपने दोनों बड़े भाइयों को जलील करता है और ये बात उन दोनों की बीवियों को पता चल जाती है, तो दोनों जेठानियां गौरी पर हक जमाना शुरू कर देती हैं। उससे घर का सारा काम करवाती है और खुद बैठकर आराम फरमाती हैं। गौरी अपनी जेठानियों के बर्ताव को समझ नहीं पाती और उनकी सारी बातें मानकर एक इशारे पर काम करती रहती है। तो वहीं दोनों जेठानियां मिहिर को प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए और उसे मारने के लिए प्लान बनाती है। दोनों ही मिहिर को चोट पहुंचाने के लिए उसकी कार के ब्रेक्स फेल कर देती है और मिहिर शाम को चोट खाए घर वापस आता है। तो उसे देखकर गौरी कहती है, ये क्या हुआ आपको? आप ठीक था ना? आपको कैसे लगी? पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया। मुझे तो लगता है कोई आपके साथ जानबूझकर ये सब कर रहा है, जरूर किसी की साजिश है ये। पर मेरे साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? पता नहीं, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। गौरी पानी लेने के लिए जाती है, तभी वो अपनी जेठानी आकांक्षा के कमरे की तरफ से गुजरती है तो अपनी दोनों जेठानियों को आपस में बात करते हुए सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सब किया धरा उनकी जेठानियों का है, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन वो उस समय तो उन्हें कुछ नहीं कहती, मगर कुछ ही दिनों के बाद जब रमा घर वापस आती है तो गौरी उसके सामने अपनी दोनों जेठानियों की सबूत के साथ पोल खोल देती है और रमा दोनों बहुओं को जोरदार चांटा जड़कर उन्हें घर और जायदाद दोनों से बेदखल कर देती है। तो वही अपने छोटे बहू और बेटे दोनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुहास एक पार्क में बैठा टेंशन में खुद से बातें कर रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड निधि वहाँ आती है और अपना चश्मा ठीक करते हुए कहती है, ये क्या खुद से ही बातें किए जा रहे हो? और ये बताओ, जब मैंने तुम्हें अपने बर्थडे का इनविटेशन मेल कर दिया था तो फिर तुम मेरे बर्थडे पर क्यों नहीं आए? ये क्या मिसबिहेवियर है? अरे यार, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारा कोई एम्प्लॉय नहीं। और एक बात बताओ, अपने बॉयफ्रेंड को मेल पर इनविटेशन कौन भेजता है? मैं भेजती हूँ। और तुम्हें क्या? मैं तो सबको मेल भेजती हूँ। यही तो दिक्कत है यार, जब तुमसे मिलता हूँ ना मुझे एक एचआर की वाइब आती है। कभी तो एक गर्लफ्रेंड की तरह रोमांटिक हो जाया करो। अरे अब एचआर हूँ तो वाइब चपरासी वाली तो नहीं आएगी। कैसी अनप्रोफेशनल बातें कर रहे हो तुम ना। आधे घंटे में मुझे सॉरी लेटर मेल करो, फिर रिप्लाई करती हूँ। ईमेल आईडी तो याद है ना? हाँ, निधि HR@gmail.com। तुम्हारे नंबर से जल्दी मुझे तुम्हारी मेल आईडी याद हुई थी और तुमने ऐसे याद कराई है ना कि अपनी मेल आईडी याद हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी मेल आईडी तो मैं मर कर भी भूल नहीं सकता। और सुनो, मेरी माँ को ना उनके घर में बहू चाहिए, ना कि HR बहू, इसलिए ना तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप नॉट एक्सेप्टेबल। तुमने कह दिया और हो गया ब्रेकअप, ऐसे थोड़ी होता है। अरे तो क्या ब्रेकअप के लिए भी कोई फॉर्म भरूं? नहीं, बल्कि ब्रेकअप का रीजन लेटर मुझे लिखकर मेल करो। हाँ। निधि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बातें सुनकर सुहास अपना सर पकड़ लेता है। निधि एक अच्छी कंपनी में HR के पोस्ट पर काम करती थी।
वो अपने काम के प्रति इतनी डेडिकेटेड रहा करती थी कि उसके बर्ताव में भी ये साफ झलकता था। लेकिन इस बर्ताव के कारण ही उसके बॉयफ्रेंड से उसके साथ ब्रेकअप हो गया था। और जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो वो भगवान के सामने हाथ जोड़े कहती है, हे भगवान, अब आप बस इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दो। बहुत कर ली इसने नौकरी, अब इसकी शादी की उम्र हो चली है। भगवान के सामने अर्जी क्यों लगा रही हो माँ? हाँ तो क्या, भगवान को अपनी बातें मेल करके भेज दूं? क्या बात करती है? अरे एचआर तो बन गई, अब किसी अच्छे घर की बहू भी बन जा। बस कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, मैं तेरा इस्तीफा तेरे बॉस को मेल करवाती हूँ फिर। रूपाली अपनी बेटी के लिए सब जगह रिश्ते की तलाश जारी कर देती है। अब ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो रूपाली को तो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए था। कुछ ही दिनों में निधि के लिए विवान नाम की लड़की का रिश्ता आता है और बातचीत होने के बाद रिश्ता तय भी हो जाता है। शादी की तारीख भी नजदीक आने लगती है, तो वही निधि अपनी जॉब को छोड़ देती है। लेकिन शायद उसकी जॉब उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक रोज जब निधि अपने संगीत के फंक्शन के लिए तैयार हो रही थी तो उसकी माँ आकर कहती है, निधि बेटा, अब तक तूने हलवाई को फोन नहीं किया क्या? देख तो वो आया है। अरे ऐसे कैसे नहीं आया? मैंने तो उसे कल रात को ही खाने में क्या क्या बनेगा उसकी लिस्ट बनाकर मेल कर दी थी। उसके छोटे भाई को भी अटैच किया था। क्या तूने हलवाई को मेल किया था? अरे दैया, अरे वो कहाँ मेल वेल चलाते हैं? अरे माँ क्या बात कर रही हो? खाओ पकाओ #gmail.com करके उसकी ईमेल आईडी है, उस पर ही मैंने मेल किया था। ओहो, मेल आईडी भले ही हो लेकिन वो अनपढ़ है। तुझे मैंने काम बोलकर ही गलती की। हट परे, आई बड़ी मेल करने वाली। रूपाली अपना सर पकड़े खुद ही हलवाई को फोन लगाती है और 2 दिन बाद शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न होती है और निधि बन जाती है बहू। ऐसी वैसी बहू नहीं बल्कि HR बहू। क्यों, आइए जानते हैं। एक रोज निधि फोन चला रही थी, तभी वैशाली उससे कहती है, बहू जरा विवान बिटवा को कह दियो आते हुए जरा पंडित जी को अपने साथ ले आए। घर में एक तो पूजा रखवानी है तो उसी की बात करनी थी पंडित जी से। बिल्कुल सासू माँ, मैं उन्हें याद से कह दूंगी। ठीक है, वैसे ये फोन कम चलाया कर बहू। कम कैसे चलाऊं सासू माँ, मेरा तो सारा काम ही इसी से होता है। मुझे अपनी सहेली का जरूरी कॉल अटेंड करना है तो मैं वो करके आती हूँ। अरे बहू, पर रसोई का काम? सासू माँ, मैंने उसे 3 दिन की डेडलाइन दी थी, उसका कॉल आने ही वाला होगा। ये लो आ गया, मैं बात कर लेती हूँ जरा। इतना कहकर निधि फोन पर बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी वैशाली कहती है, ये का अंग्रेजी का शब्द बोलकर चली गई, सब सर के ऊपर से चला गया। खैर हमें क्या मतलब। वैशाली अपनी HR बहू की बातें समझ नहीं पाती और ना ही उन्हें समझने की कोशिश करती है। शाम को जब विवान घर लौटता है तो वैशाली दरवाजे से बाहर झांकने लगती है। उसे ऐसा करते देखकर विवान कहता है, अरे माँ, ऐसे क्या झांक रही हो? कोई आने वाला है क्या इस समय? ये बात तो हमको तुझसे पूछनी चाहिए। पंडित जी पीछे आ रहे हैं क्या? पंडित जी? कौन पंडित जी? अरे आपने मेरी मेल नहीं पढ़ी क्या विवान? मेल? अरे कैसी मेल? मैं तो अपनी मेल रोज चेक करता हूँ। ओहो, वो पुरानी नहीं नई वाली मेल जो मैंने बनवाई थी उस दिन, patidev@gmail.com वाली। उसी पर मैंने तुम्हें पंडित को शाम को घर लाना है और क्यों लाना है उसका रीजन लेटर लिखकर मेल कर दिया था। यार ये घर है कि ऑफिस? और मैं तुम्हारा पति हूँ या एम्प्लॉय जो तुम मुझे HR की तरह बात बात पे मेल करती रहती हो? अरे ये बात फोन करके भी तो कह सकती थी ना। अरे बात कहने से मतलब है विवान, फिर मेल में कहो या फोन करके, बात तो एक ही है ना। अब तुम तो ऐसी बात मत ही करो। इतना कहकर निधि वहाँ से चली जाती है और वैशाली अपने बेटे के सर पर एक मारते हुए कहती है, कारे जब बहू बोल दी थी तो पंडित जी को काहे नहीं लाया? माँ, आपको ना कुछ नहीं पता। अरे उसने मुझे मेल किया था। अब इंसान के पास मैसेज पढ़ने का समय तो होता नहीं है, ऐसे में वो मेल कहाँ से पढ़े? पर बहू ये मेल ही क्यों करती है बेटा? क्योंकि तुम्हारी बहू पहले HR जो थी माँ। अब खाना लगा दो, भूख लगी है मुझे। पहले मुंह हाथ धोकर आ नालायक। अरे हाँ, जाता हूँ। तभी विवान अपने कमरे में चला जाता है और ऐसे ही समय बीतता है और अपनी HR बहू की मेल पर हर बात कहने वाली हरकत से विवान और निधि में हुई कभी कभी की कहासुनी को देखकर वैशाली को कुछ भी ठीक नहीं लगता था। एक रोज जब वैशाली हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी तभी निधि कहती है, सासू माँ आप अभी तक यहीं बैठी हैं? हाँ तो क्या करे, कछु कार था क्या? काम था से आपका क्या मतलब है? आप मार्केट से सब्जियाँ नहीं लाई अब तक?
अरे जो तूने कहा ही नहीं तो हम क्या अपने मन से बाजार चले जाएंगे? कहा नहीं मतलब? सुबह ही तो आपको मेल किया था ना, साथ में सब्जियों की लिस्ट भी पीडीएफ में भेजी थी, आपने देखी नहीं क्या? का एक मिनट, तू हमको भी मेल भेजी रही, पर कैसे? कैसे मतलब क्या सासू माँ? उस दिन आपको बैठाकर खड़ूस-सासू-माँ@gmail.com से आईडी बनाकर तो दी थी आपको, इसी पर मेल किया मैंने। अरे हम काला अक्षर भैंस बराबर है, आईडी बनाकर क्या फायदा जब पढ़ना ही नहीं जानते। ये मेरी हेडेक नहीं है सासू माँ, आपको पहले बताना चाहिए था, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इतना कहकर निधि वहाँ से चली जाती है। शाम को विवान के आने पर वैशाली उसे सारी बात बताती है, तो विवान भी अपना सर पकड़ लेता है। समय बीतता है। एक रोज जब घर के वाईफाई में कुछ दिक्कत आ जाती है, साथ ही निधि के फोन का नेट भी खत्म हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी ईमेल्स चेक नहीं कर पाती। शाम को जब उसकी सास और पति तैयार होकर कहीं बाहर जाने लगते हैं, तो वो कहती है, आप लोग ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं जाना था तो मुझे क्यों नहीं बताया? कैसी बात कर रही है बहू, बताया तो था तुझे। वो क्या कहती है तू? हाँ मेल करके, तूने पढ़ा नहीं का? नहीं पढ़ा तो ये तुम्हारी गलती। खैर हम चलते हैं, हमें देर हो रही है ना माँ? हाँ बिटवा, अब एचआर बहू तो तैयार है नहीं, तो हम इसके बिना ही जाएंगे। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और निधि को समझ आ जाता है कि उसकी सास आखिर उसे क्या समझाना चाहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।